चलिए बेटा, तो तुषार भाई अभी ना हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करा है और यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। एग्जाम में बेटा 10 से 12 नंबर की वेटेज है और इस यूनिट में हमें 4 चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? प्रोडक्शन फंक्शन। ये चैप्टर हमने डन कर लिया लास्ट क्लास में। अब आज की क्लास में हमें जो चैप्टर करना है वो कौन सा चैप्टर है? कॉस्ट। तो आज तुषार भाई मैं कॉस्ट कराऊंगा। कॉस्ट में आपकी 3 क्लासेस आप लेके चलो लगेंगी। आफ्टर दैट एक क्लास में रेवेन्यू, एक क्लास में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये दोनों एक क्लास के चैप्टर है और बहुत जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा वो है कॉस्ट। तो आप जो एकदम फ्रेश पेज निकालिएगा और हेडिंग डालेगा कॉस्ट। फ्रेश पेज निकालो बेटा और हेडिंग डालेंगे कॉस्ट, ठीक है। बहुत ही ध्यान से पहले ना हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सर भाई कॉस्ट होता क्या है, उसके बाद मैं और बातचीत करूंगा, बट पहले हम कॉस्ट का मीनिंग देखते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है सर? अब देखो भाई, पेन वेन रखो, पहले एग्जाम्पल सुनना ध्यान से, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर चलने वाला है बाद में। कॉस्ट को समझने के लिए पहले आपको प्रोडक्शन को याद करना पड़ेगा बेटा। याद है प्रीवियस चैप्टर में प्रोडक्शन का मीनिंग बताया था? एक बार रिपीट करता हूं तुषार भाई सुनना बेटा। प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन एक तरीका का क्या होता है? प्रोसेस। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इनपुट्स डालते हैं सो दैट क्या निकल पाए? आउटपुट। तो प्रोडक्शन जो है उसमें मैं एक एंड से तुषार बेटा इनपुट्स डालूंगा और दूसरे एंड से क्या निकलेगा? आउटपुट। एक गड़बड़ हो गई यार, हमने, चलो यार, ठीक है बेटा। अच्छा, प्रोडक्शन क्या था? एक तरह का प्रोसेस। इस प्रोसेस में हम क्या डालते हैं? इनपुट्स, तो सो दैट क्या निकल पाए? आउट। इनपुट का मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, इनपुट का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है इनपुट का मतलब? मतलब बेटा वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है उन्हें बोलते हैं इनपुट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मुझे प्रोडक्शन करना है, ये पेन बनाना है, तो इसके लिए क्या मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? है ना? लेट्स अज्यूम रॉ मटेरियल आया 10,000 रुपीज का। इसके बाद मुझे प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। लेट्स अज्यूम वही 20,000 रुपीज की। इसके बाद मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी जो काम करेंगे मेरे लिए, और लेबर को भी मैं सैलरी पे करूंगा, तो जो लेबर की सैलरी है वो भी सर्टेन होगी। और भी मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे, राइट भाई। इनपुट फ्री में थोड़ी आएंगे। अब जैसे मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूं, अब इसके लिए क्या हमें ये लैंड चाहिए जिसके बदले हम रेंट पे करते हैं? यस। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब, चेयर वगैरह, लैपटॉप, प्रोजेक्टर। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सो दैट हम आउटपुट में सर्विस आपको दे पाए। तो यहां पे लेबर को मैं वेजेस एंड सैलरीज दूंगा। लेट्स अज्यूम बेटा 20,000 ये भी है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा 5,000 रुपए, ये भी है। और जब मैं ये सारे फैक्टर इनपुट्स लगाऊंगा तो बदले में आउटपुट निकलता है तुषार भाई। और आउटपुट का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट का मतलब क्या बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज। तुषार भाई ये समझ आया? ये प्रोडक्शन की डेफिनेशन थी, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था मैंने। एक बार रिपीट करना। प्रोडक्शन क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस जिसमें गौरेगा जी हम क्या डाल रहे हैं? इनपुट, सो दैट क्या निकल पाए? इनपुट का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब कुछ। और जब हम इनपुट डालेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डालेंगे, तो निकलेगा आउटपुट विच इज गुड्स एंड सर्विस। जितना भी एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना, जितना भी एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर इनकर करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा?
कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि कॉस्ट क्या है मेरी, तो बेटा ये सारा 10, 20, 25, ये 55,000 की जो एक्सपेंडिचर लगा है, दैट इज माई कॉस्ट। समझ आया आपको? तो यहां पे आप इसी एग्जाम्पल नोट करो जल्दी से, एग्जाम्पल नोट करना और थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को ना मैं बार बार लेकर आऊंगा वापस, तो थोड़ा स्पेस रखना, इसमें थोड़ा लाइन वाइन छोड़ के लिखना। मतलब यहां पे स्पेस छोड़ के रखना, इधर इधर आसपास थोड़ा ना स्पेस रखना, मार्जिन रख के चलना। और इसी के नीचे डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉस्ट की। हम आज सब लेट आ गए कॉलेज। ओ माय गॉड, शो ऑफ क्यों कर रहे हो फिर? कॉस्ट रेफर्स टू दी expenditure incurred by the producer for producing goods and services. Expenditure incurred by the producer for producing goods and services, ये आपका कॉस्ट का मीनिंग हो गया बेटा। जल्दी नोट करना है। तुषार भाई, कॉस्ट के मीनिंग में कोई डाउट? जितना भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करने के लिए खर्चा करेगा, दैट इज कॉस्ट। अब इसी के नीचे ना बेटा, लाइन के सेंटर में आप लिखना कॉस्ट, और कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देना बेटा। एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, और एक होती है बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट। इसे प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इससे। कॉस्ट के दो ब्रांचेस होते हैं बेटा, एक होता है अकाउंटिंग कॉस्ट, एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। अभी मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, हमें कौन सा पढ़ना है वो भी बताऊंगा। अकाउंटिंग कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर करते हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सा होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर ये क्या होता है? इकोनॉमिक कॉस्ट होता है जिसमें आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लोगे, और गौरिका जी इसके साथ साथ आप क्या लोगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लोगे। ओके सर। तो मतलब तुषार, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगा ना। इधर इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आता और इधर इम्प्लिसिट कॉस्ट आता है। तो पहले में समझना ये होता क्या है, और फिर हम ये समझेंगे संस्कृति की ये क्यों है कि वहां पे आ रहा है इम्प्लिसिट, यहां पे नहीं आ रहा। समझाना चालू करूं मैं? ध्यान से सुनना बेटा, पेन वेन रखो आराम से, पहले एग्जाम्पल सुनो। बेटा बताओ ये कौन है जल्दी से? नहीं, अब आलोक है ये।
बेटा ये हमारा आलोक भाई है, बाल इसने थोड़े बढ़ा लिए क्योंकि ये तू है ना बेटा। बेटा अब आलोक भाई के पास ना, ये आलोक भाई के पास एक घर है। अब इनके घर में ना मल्टीपल फ्लोर्स है, तो लेट्स अज्यूम ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ हाँ जो भी है, ठीक है बेटा, झोपड़ी है झोपड़ी, अच्छे से बनाई है, वेल कंस्ट्रक्शन झोपड़ी है, तो भाई फ्लोर में बनाई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तो बेटा ये रहता वहता है, ऑक्यूपाइड है। आज इसने डिसाइड करा, एग्जाम्पल समझना, समझ आ गया तो क्लियर हो जाएगा। आज इसने डिसाइड करा कि जो ग्राउंड फ्लोर है ना यार, इस पे मैं शॉप खोल दूंगा एक। क्या खोलूंगा? शॉप, मस्त मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, गुड्स को सेल करूंगा, प्रॉफिट अर्न करूंगा, अपनी शॉप खोलूंगा। अपना घर है, देखा कहां रेंट वेंट पे देना, अपनी शॉप खोलता हूं। अब जब ये शॉप खोलने के लिए डिसाइड करा, तो इनिशियली तो बेटा इसे कॉस्ट लगेगी। जैसे भाई ये शॉप को, उस एरिया को रिपेयर कराएगा, शॉप में कन्वर्ट करेगा, फिर उसमें स्टॉक लेकर आएगा, फिर मशीनरी लेकर आएगा, मतलब लेके चलो, लेट्स अज्यूम ये रॉ मटेरियल लाया 10 लाख का, ये प्लांट एंड मशीनरी लाया 5 लाख की, इसने लेबर वेबर अपॉइंट करे जिनको सैलरी पे कर रहा है 5 लाख की, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल्स आ रहे हैं वो आ रहे 2 लाख के, और क्या, चल इतना ठीक है बस। कितना आ गया बेटा टोटल कॉस्ट, जल्दी बताओ। टोटल कॉस्ट आ गई 22 लाख। सुहानी जी कोई डाउट? और ये कॉस्ट लगा के जब इसने गुड प्रोड्यूस करे, उससे इन्हें सेल करा, तो इसका जो टोटल रेवेन्यू आया बेटा, मान लीजिए टोटल रेवेन्यू आया 25 लाख का। कितने का? 25। पूरे साल में इसने कॉस्ट बेयर करी 22 लाख और इसने गुड्स को बेचा, तो रेवेन्यू कितना आया? 25 लाख। अब समझना, अगर आप मुझे बोलो कि सर यहां पे इसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, जल्दी बताओ क्या हुआ? प्रॉफिट। कितने का? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अनस भाई 25 लाख का रेवेन्यू है, 22 लाख की कॉस्ट है, तो बेटा यहां पे 3 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट, है ना? ये हुआ है ना? बेटा ध्यान से सुनना, ये जो आपने ली है ना, इसे बोलते हैं टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट। सर क्यों? अभी बताता हूं। ये रेवेन्यू है, नॉर्मल रेवेन्यू, और जब मैंने टोटल अकाउंटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू को माइनस करा, तो ये जो प्रॉफिट निकला, ये कौन सा प्रॉफिट निकला? ये अकाउंटिंग प्रॉफिट निकला, अकाउंटिंग प्रॉफिट। सर आप क्या कहना चाह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मतलब। तुषार भाई अकाउंटिंग कॉस्ट में ना हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं? एक्सप्लिसिट। कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो आप जब बाहर से फैक्टर्स को खरीदोगे तो आपको एक्चुअल में पे करनी पड़ेगी। आई रिपीट, जब आप बाहर से फैक्टर्स को खरीदोगे तो आपको एक्चुअल में ये पे करनी पड़ेगी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। तो सर क्या मतलब, इंप्लिसिट क्या है? अब देखो, आलोक के पेरेंट ने इसको क्या समझाया। आलोक मुझे एक बात बता, तूने बेटा 25 लाख का रेवेन्यू करा 22 लाख की कॉस्ट पे, अकाउंटिंग प्रॉफिट आया 3 लाख का, लेकिन अब इसे थोड़ा और एनालाइज करते हैं। अगर आलोक इस शॉप को ऑपरेट ना करते हुए बेटा सिर्फ इस शॉप को रेंट पे ही दे देता, तो बेटा उसे एक रेंटल इनकम रिसीव होती। सुहानी क्या वो इसे इनकम रिसीव हुई है? नहीं, रिसीव नहीं हुई, लेकिन हो सकती थी। अगर ये बिजनेस ना ऑपरेट करते वो उसे क्या दे देता? रेंट पे। मान लो बेटा वो रेंटल इनकम होती साल की 5 लाख रुपए। कितने लाख? दूसरा, अगर आलोक ये टाइम और एफर्ट जो उसने बिजनेस में दिया है वो कहीं जॉब में देता, तो क्या उसे सैलरी रिसीव होती? बेटा कहीं जॉब करता तो सैलरी मिलती ना, लेकिन आप टाइम एंड एफर्ट बिजनेस में दे रहे हो तो आपको सैलरी मिल नहीं रही। तो ये सैलरी जो वो कमा सकता था, लेट्स अज्यूम ये भी 5 लाख रुपए। अच्छा गौरिका, ये 22 लाख रुपए इसने बिजनेस में डाला, अगर ये 22 लाख बैंक में रखता एफडी करा के तो इंटरेस्ट मिलता, लेकिन मिला नहीं। हाँ मिल सकता था, तो बेटा ये भी क्या है? इंटरेस्ट इनकम।
लेट्स अज्यूम ये है बेटा 2 लाख। ये कौन सी है सोनी? ये इनकम है दैट कुड हैव बीन अर्न्ड, जो इनकम कमाई जा सकती थी, कमाई नहीं इसने। अब जरा ध्यान से सुनो, अब इकोनॉमिक्स क्या कहता है, जब ये टोटल कॉस्ट निकालेगा ना, अब मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की बात कर रहा हूं, अब जब मैं आपसे टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट पूछूंगा तो इकोनॉमिक्स कहता है भाई देख, सबसे पहले आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट ले लो। कौन सी कॉस्ट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपने डायरेक्टली पैसे पे करे हैं बाहर वाले लोगों को। कितने पे करे थे? 22 लाख रुपए। कितने पे करे थे? जो आपकी पैसा जेब से गया था डायरेक्टली, वो वाली कॉस्ट ले लो 22 लाख। बेटा जो आप इनकम कमा सकते थे बट आप नहीं कमा पाए, तो इनकम का ना आना भी तो एक तरह का कॉस्ट ही है। इकोनॉमिक्स कहता है भैया मैं तो कॉस्ट में किसे कंसीडर करूंगा? इंप्लिसिट कॉस्ट को भी कंसीडर करूंगा। मतलब ये कितनी हो गई बेटा? 12 लाख। रेंट आ सकता था 5 लाख का, इसको सैलरी मिल सकती थी 5 लाख, और 2 लाख का इंटरेस्ट इनकम। तो 12 लाख का क्या हो गया? इंप्लिसिट कॉस्ट। यानी टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स के टर्म्स में कितनी आ गई? 34 लाख। और अब आप मुझे बताओ रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 25। तो यानी कि बेटा इसे इकोनॉमिक क्या हो गया? अकाउंट्स में तो प्रॉफिट था लेकिन इकोनॉमिक क्या हो गया? कितना? 25 लाख का रेवेन्यू, 34 लाख का कॉस्ट, यानी इसका 9 लाख का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। क्या आपको ये दोनों कैलकुलेशन समझ आई? अब मैं देखता हूं कंक्लूजन दे रहा हूं मैं, सोनी ध्यान से सुनना। कॉस्ट होती है दो प्रकार की, एक होती है अकाउंटिंग और एक होती है इकोनॉमिक। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब है ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट में एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो एक्सपेंडिचर जो आप इनकर करते हो बाहर से फैक्टर्स को लाने के लिए। जैसे मैंने अगर एसी, मेरे को एसी लगाना था, मैं बाहर गया, मैंने एसी खरीद लिया, अब जो एसी परचेज करा उसके बदले तो मैंने पैसे दिए होंगे, कैसी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट। लेकिन मान लो बेटा मेरे घर में एक एसी लगा हुआ था, अब मैंने वो अपना घर का एसी लगाया और यहां लगा दिया, क्या मेरी जेब से कोई आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ? नहीं। लेकिन इसकी कोई कॉस्ट तो है ना। अगर ये घर पे लगता तो मुझे ठंडी हवा घर पे देता, लेकिन अब यहां लग रहा है, तो दैट इज माई इंप्लिसिट कॉस्ट। जो फैक्टर्स ओनर के खुद के होते हैं और वो अपने बिजनेस में लगाता है, क्या इसमें कोई डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता है? नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, क्योंकि जो इनकम आप अर्न कर सकते थे वो आपने छोड़ दी। अब दूसरा सवाल यह आता है कि सर अकाउंट्स में हम इंप्लिसिट कॉस्ट को क्यों नहीं लेते? बेटा वो रीजन ये है कि अकाउंट्स में ना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। क्या बोलता है मनी मेजरमेंट? कि हम उसे रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के टर्म में मेजर हो पाएगा। अब क्योंकि इंप्लिसिट कॉस्ट में कोई एक्चुअल एक्सपेंस ही नहीं हुआ, तो आप उसे कैसे रिकॉर्ड करोगे? समझ आ रही बात? तो अकाउंट्स कहते हैं कि हम तो छोड़ देंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है नहीं, इंप्लिसिट कॉस्ट भी कॉस्ट का पार्ट होगा। बेटा हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी? जब आपको न्यूमेरिकल आएगा ना तो आप इस बेसिस पे करिएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है इनमें से कौन सा इंप्लिसिट कॉस्ट नहीं है, इनमें से कौन सा एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। ये आपको पूरा दे देगा, इंप्लिसिट कॉस्ट ये रहा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये रहा, टोटल रेवेन्यू ये रहा। अब बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस? कुछ नहीं बोला तो कौन सा प्रॉफिट निकालना है? इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक लॉस? तो आप कॉस्ट में एक्सप्लिसिट लोगे, इंप्लिसिट लोगे, दोनों लोगे? दोनों। अगर कुछ नहीं बोला, अगर क्लियरली बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालो, तो सिर्फ टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करना है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? क्या ये बात समझ आई? क्या यहां तक कोई दिक्कत? तुषार भाई समझ आया? एक्सप्लिसिट इंप्लिसिट का डिफरेंस समझ आया? ओके जी, बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करिए, आपने दो पार्ट में तो डिवाइड कर लिया ना, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, फिर आप ये एग्जांपल अगर चाहो लिखना तो आप लिख सकते हो। पहले डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में लिखिएगा। हाँ अकाउंटिंग कॉस्ट में, एक्सप्लिसिट में प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही 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 सेम वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एक टाइप का इंप्लिसिट कॉस्ट होता है। इंप्लिसिट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इंप्लिसिट वाइडर है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
हाँ, कि मतलब जो आप इनकम दैट यू कुड हैव अर्नड, अपॉर्चुनिटी भी वही होता है ना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो दोनों सेम ही है। अच्छा लिखो बेटा, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ factor of production which producer purchase oblique hire from outside. पॉइंट नंबर टू, इसमें बेटा डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। क्या होता है? डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश। और लास्ट एग्जांपल लिख लेना, रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सेट्रा। जो भी वर्ड पेड है, पेड, वो एक्सप्लिसिट है। इधर की साइड इंप्लिसिट को डिफाइन कर रहा हूं। प्राइस ऑफ factor of production price of factor of production which are self owned by the producer, which are self owned by the producer। बेटा ये होता है क्या, लिखना इनकम फोरगोन, ये वर्ड होता है इसमें, और इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न, जो आप कमा सकते थे। और लास्ट पॉइंट नंबर थ्री, नो डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश। हरीश मेरे भाई कोई दिक्कत? क्लियर एकदम? तुषार आपको क्लियर है बेटा? शिवानी जी, आकाश क्लियर है? बढ़िया। जय भाई क्लियर है ना? अंजलि बेटा सही हो? तबीयत ठीक है आपकी? आगे बढ़े। अच्छा अब एक पेपर के लिए नोट डालो बेटा। अभी कॉमन नोट है, ठीक है? नोट नंबर 1, डिफरेंस खत्म। दोनों में से कौन सी कॉस्ट हायर होगी? इकोनॉमिक, क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का सबमिशन है ना, तो हमेशा इकोनॉमिक कॉस्ट हायर होती है। दोनों में से किसका प्रॉफिट हायर होगा? अकाउंटिंग। भाई उसकी कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा ना। तो यहां पे समझना, पेपर में आता है क्वेश्चन। नोट नंबर 1 लिखो बेटा, इकोनॉमिक कॉस्ट is always higher than accounting cost। और नोट नंबर 2 लिख लेना, मेरा फोन आ रहा है क्या? काट दे।
नोट नंबर 2 लिखना बेटा, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज हायर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट is always higher than इकोनॉमिक प्रॉफिट। बेटा यहां तक अगर किसी को कोई डाउट तो प्लीज बताइए। आदि क्लियर है, तुषार क्लियर है? एक बार रिपीट करो बेटा वापस से, मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले कॉस्ट क्या होता है बेटा? कॉस्ट इज दी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दी प्रोड्यूसर ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर मैंने बताया कॉस्ट कितने टाइप का होता है? दो, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? ओनली एक्सप्लिसिट। इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। अब दोनों का डिफरेंस, एक्सप्लिसिट होता है वो फैक्टर जो आपने बाहर से परचेज या हायर करने में पे करे, डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, और इसमें पेड वर्ड यूज होता है, सैलरी पेड, रेंट पेड। इम्प्लिसिट होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आपके सेल्फ ओन्ड है, कोई डायरेक्ट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होगा, और यहां पे वर्ड यूज होता है इनकम फॉरगॉन या इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न्ड। दोनों में से इकोनॉमिक कॉस्ट हमेशा हायर होगी, दोनों में से अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा हायर होगा। बहुत बढ़िया, चलिए जी नेक्स्ट आइए बेटा। नहीं छोड़ दो, लाइन के सेंटर में लिखो कॉस्ट। दोबारा से लाइन के सेंटर में लिखेंगे बेटा, फिर से कॉस्ट, और तीन पार्ट में कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। और ये मैं पहले बता रहा हूं, ये सेम प्रोडक्शन की तरह चलने वाला है। बेटा याद है प्रोडक्शन कितने टाइप का होता था? टोटल, एवरेज, मार्जिनल। सेम यहां पे भी क्या होगा? टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टीसी, एसी और, अबे हंस क्यों रहे हो भाई? भाई इतने घिनौने बच्चे ना। अबे एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। वंश यार तू भाई बहुत गंदा इंसान। हाँ देखा मैंने अभी, और तुझे भी देखा। तुषार भाई एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बेटा? हाँ वो वाला नहीं बेटा, वो वाला नहीं, गंदी बात। लाइन के सेंटर में लिखो कॉस्ट। कर दो बेटा, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, नहीं बीसी कुछ नहीं होता यहाँ पे, नहीं नहीं वो नहीं होता। अच्छा लिखो जल्दी। पहला होता है बेटा टोटल कॉस्ट, दूसरा होता है बेटा एवरेज कॉस्ट, और तीसरा होता है बेटा मार्जिनल कॉस्ट। बस अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका एक नंबर और पक्का हो गया। इस टॉपिक में से गारंटेड दो क्वेश्चन आएंगे, लिख के दे रहा हूं मैं, गारंटेड 110%। न्यूमेरिकल आएंगे, ये भी सुन लो। जैसे प्रोडक्शन में से लॉ वेरिएबल पोर्शन का क्वेश्चन था ना गारंटेड, यहां से मिनिमम एक और मैक्सिमम दो न्यूमेरिकल 100% आएंगे। ये नहीं बोल रहा आ सकते हैं, आएंगे। ठीक है, तो दो नंबर यहां से कवर कर लो आप अपने आज, और बेसिक समझ आएगा तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। न्यूमेरिकल की हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे पूरे पूरे, बट पहले बेसिक पे ध्यान दो। अच्छा अब बेटा इनके ना दो पार्ट और करने हैं, टोटल वाले के दो पार्ट कर दो, एवरेज वाले के दो पार्ट कर दो। एमसी बेटा एमसी होता है, वो उसके कोई पार्टीशन नहीं है। ठीक है, यहां पे भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी एमसी एमसी। टोटल कॉस्ट दो टाइप का होता है, एक लिखो आप टोटल फिक्स कॉस्ट, और एक होता है बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी आराम से अनस भाई एक एक को समझेंगे हम, टेंशन ना लेना। एवरेज में भी बेटा दो पार्ट कर दो सेम, एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, और एक होता है बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ये होता है टीसी, टीएफसी, टीवीसी, एसी, एएफसी, एवीसी, एमसी। टोटल हमें 8 पॉइंट पढ़ने, 7 सॉरी, 3 3 6 और एक 7। सातों पढ़ लिए तो न्यूमेरिकल अपने आप कर लोगे बिना किसी दिक्कत के।
इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। प्रियांशु भाई एक एक करके लिखवाना स्टार्ट करो। पहले समझते, पहले हम टोटल वाले उठाएंगे। शिवानी जी टोटल में कितने? 3। टोटल फिक्स, टोटल वेरिएबल एंड टोटल। बट इसे समझाने से पहले मैं वापस आ रहा हूं उस एग्जांपल में जो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में दिया था। कुछ नोट नहीं करना, एकदम थम जाओ, रुक जाओ एकदम। गौरिका बेटा आपको याद है हमने सारा जो कॉस्ट था वो यहां पे लिखा हुआ था। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट होता है सम ऑफ ऑल कॉस्ट। क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल कॉस्ट। जितना भी आपने कॉस्ट इनकर करा है उसका सम इज टोटल कॉस्ट। यानी प्रियांशु बेटा अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो टोटल कॉस्ट कितना होगा बेटा? 55,000 की टोटल कॉस्ट आ गई आपकी। ठीक है, अब तुषार ध्यान से सुनियो बेटा, हमारे इस चैप्टर में ना हम अपने एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। अब प्लीज पहले आप ये मत समझना सर फिक्स्ड वो होता है जो हमेशा फिक्स ही रहता है ना, ऐसा नहीं है। या वेरिएबल जो चेंज होता है। फिक्स्ड और वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया ये समझो। पहला एग्जांपल है रॉ मटेरियल। अब मैं सॉरी बता रहा हूं रॉ मटेरियल फिक्स होगा या वेरिएबल। ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो मुझे रॉ मटेरियल क्या चाहिए? प्रोडक्शन कम करूंगा तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए? और अगर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो बेटा रॉ मटेरियल क्या चाहिए? 0। यानी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा ना, ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम, यानी इसका नेचर होगा वेरिएबल। कैसा नेचर होगा? क्या ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? जैसे आपके क्लास में जो आपकी बुक्स होती है वो हमारे लिए तो वेरिएबल कॉस्ट है ना। ज्यादा बच्चे आएंगे तो जो बुक है वो क्या छपेगी? ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट। कम बच्चे मतलब कम बुक्स। सेकंड एक्सपेंसेस बेटा प्लांट एंड मशीनरी। अब सोनी ये लैपटॉप है, ये मेरे लिए प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है बेटा, अगर मैंने ये लैपटॉप ले लिया, अब मैं इसमें एक क्लास लू या पूरे दिन 10 क्लास लू या एक भी क्लास ना लू, बेटा कॉस्ट तो सेम ही लगेगी। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है इसका नेचर कैसा है? फिक्स कॉस्ट। कैसा है? सेकंड आते हैं लेबर। अब लेबर में 2 केस होते हैं, एक होता है सैलरी, एक होता है वेजेस। दोनों में डिफरेंस पता ना? सैलरी मिलती है परमानेंट एम्प्लॉय को। किसको? बेटा अब देखो जैसे मिंकी मैम है, इंस्टीट्यूट में एक भी बच्चा एनरोल करे या ना करे या 1000 करे, बेटा मिंकी मैम को तो फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी ना। क्लियर है? उनको तो चाहे बच्चा आए या ना आए उनका तो एक फिक्स सैलरी है। संजीव भैया की फिक्स सैलरी है, अनुराधा मैम की फिक्स सैलरी है। तो वो भी, अगर मैं लेबर में सैलरी की बात कर रहा हूं अभी पर्टिकुलरली, तो ये कैसी कॉस्ट होगी बेटा? फिक्स कॉस्ट। अच्छा इसी में लेबर में एक वेजेस होता है। वेजेस समझते हो? जैसे दुष्यंत सर हो गए, मैं हो गए, हम वेजेस पे बेटा, दिहाड़ी मिलती है हमें। अब जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतनी हमें क्या मिलेगी? फीस। ज्यादा, ज्यादा काम करेंगे। जितने कम बच्चे उतनी कम। अब उस केस में क्या होगा? वेजेस क्या हो जाती है? वेरिएबल। तो सैलरी वेजेस का ध्यान रखना। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिएबल। प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा मशीन ज्यादा चलेगी, बिल क्या आएगा? प्रोडक्शन नहीं करी, मशीन ही नहीं चली, बिल क्या आएगा? कम। तो ये भी क्या हो गया बेटा? वेरिएबल। क्या ये बात समझ आ रही है? तो बेटा अब ये मत समझना कि फिक्स हमेशा फिक्स ही रहेगा। अब यार मशीनरी है, आप अगले साल नई मशीन नहीं खरीद सकते, तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी ना। बट यहां पे फिक्स और वेरिएबल का डिवीजन कैसे है कि प्रोडक्शन के चेंज होने से क्या वो एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है? अगर चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, और अगर नॉन नहीं चेंज हो रहा तो फिक्स है। अब यहां पे देखो, तो क्या मैं बोलूं सुहानी, टोटल कॉस्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं बेटा, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और एक टोटल। बेटा टोटल फिक्स बताएगा कौन कौन आएगा? एक तो प्लांट एंड मशीनरी आएगी 20,000 रुपए, और एक लेबर की सैलरी 20,000 रुपए। मतलब टोटल फिक्स कितनी आ गई? और टोटल वेरिएबल कितनी आ गई? 15,000। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट जो सिर्फ फिक्स फैक्टर पे लगती है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो टोटल कॉस्ट जो कौन से फैक्टर पे लगती है? वेरिएबल फैक्टर। अभी से और डेप्थ में चलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा फटाफट से मीटिंग को रिजॉइन करो। आप ये एग्जांपल नोट करो, वो स्टार्टिंग में जो नोट करा ना उसी में ऐड कर लेना। स्टार्टिंग में आपने नोट करा उसी में ऐड करो जल्दी से।
अब एग्जाम्पल ले रहा था यार। सर बोलते नहीं है तुम्हें कि 500 रुपए दिहाड़ी मिलती है मुझे, ऐसा कुछ बोला नहीं कभी? हाँ तो वो मजे में एग्जाम्पल। जल्दी से नोट करना भाई। बेटा मैं दोनों में ना डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक एक पॉइंट का रोल है बेटा, अदरवाइज न्यूमेरिकल हिलेगा नहीं आपसे फिर, और क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ध्यान से सुनो। दो टाइप की बताई, टोटल फिक्स और टोटल वेरिएबल। सुनिए जी, पॉइंट नंबर 1, टोटल फिक्स कॉस्ट किस फैक्टर पे लगती है? फिक्स फैक्टर पे। ये किस पे लगती है? टोटल फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती, इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। भाई अगर प्रोडक्शन जीरो है फिर भी बेटा फिक्स कॉस्ट तो लगेगी। ये जो यहां का जो रेंट है, अब बच्चा आए ना आए, लैंडलॉर्ड को रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। तो टोटल फिक्स कॉस्ट इज पेड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, और टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब प्रोडक्शन जीरो होगा टीवीसी इज जीरो। भाई जब प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल थोड़ी आ जाएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्शन ज्यादा करोगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट याद रखना, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? आप प्रोडक्शन करो ना करो, ज्यादा करो कम करो, इसकी वैल्यू सेम रहेगी जो रहती है। तो ये फिक्स फैक्टर पे लगता है, वेरिएबल पे लगता है। ये कभी जीरो नहीं होता, ये जीरो होता है जीरो लेवल प्रोडक्शन पे। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, चाहे प्रोडक्शन बढ़ाओ या कम करो। इसकी वैल्यू प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करती है, इंक्रीज और डिक्रीज। कोई दिक्कत? लिखवाना चालू करो, मैं एक एक पॉइंट। आ जाओ जी, हाँ जी। बेटा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं। अब मुझे वैसे अभी ये बताने ना, लेकिन ईशान ने पूछ लिया। यार एक बात बताओ, जैसे मिंकी मैम की सैलरी है, सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है। अभी मैंने बताया फिक्स कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होती है, कभी चेंज नहीं होती। क्या मिंकी मैम की सैलरी हमेशा कांस्टेंट होती होगी? मिंकी मैम बेटा गला दबा देगी हमारा अगर हमने कांस्टेंट रख दी। जब मिंकी मैम ने ज्वाइन करा था 4 साढ़े 4 साल पहले, और अभी सेम कांस्टेंट चल रही होगी। अरे ये जो सारा स्यापा भी चल रहा है ना, ये सारा बेटा ये शॉर्ट रन में है। किसमें है ये? शॉर्ट रन में टाइम पीरियड इज टू शॉर्ट, तभी तो कुछ फैक्टर फिक्स है। अब ऐसे तो आप प्लांट एंड मशीनरी को भी बढ़ाओगे ना, लेकिन कहां बढ़ाओगे? लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में जब हम पढ़ाऊंगा ना बेटा, लॉन्ग रन में कोई कॉस्ट फिक्स होती ही नहीं है। लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल। क्योंकि बेटा लॉन्ग रन में तो रेंट भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये जो सारा ड्रामा चल रहा है ना, ये शॉर्ट रन का चल रहा है। अभी लॉन्ग रन का आएगा, अगली एक दो क्लास के बाद अपने आप आएगा, तब मैं बात करूंगा। चलिए तो लिखना चालू करते हैं। अब आप सबसे पहले हेडिंग डालो, पॉइंट नंबर 1, टोटल फिक्स कॉस्ट। 7 पॉइंट पढ़ने में, 7 पॉइंट। हेडिंग डालो बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी, पहला पॉइंट। अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन करना है। अभी ये सारा शॉर्ट रन चल रहा है, मैं बताऊंगा बाद में 2-3 क्लास के बाद ना अपने आप शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉइंट नंबर 1 लिखना, टोटल फिक्स कॉस्ट में पॉइंट नंबर 1, कॉस्ट पेड टू फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला पॉइंट, कॉस्ट पेड टू फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। कॉस्ट पेड टू
फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, इट इज पेड even when production is zero. It is paid even when production is zero. Point number 3, it does not varies along with output, comma, it means TFC is always constant. पॉइंट नंबर 4 पे इसका डायग्राम, बेटा सारे कर्व्स के डायग्राम ना, शेप, रीजन सब याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। टीएफसी का कर्व देखो, x 0 y, यहां पे हम यूनिट्स लेते हैं, यहां पे हम टीएफसी लेते हैं। अब पहले तुषार भाई इसका कर्व ओरिजिन से बनेगा या ओरिजिन से ऊपर? ओरिजिन से ऊपर, क्योंकि जीरो तो होगी नहीं, और इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी डिक्रीज या पैरेलल टू एक्स एक्सिस? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो भाई इसका जो कर्व है गौरिका जी वो कुछ इस तरीके से बनता है बेटा, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, जय क्लियर है? 1 2 3 3 पॉइंट हो गए ना, चौथा पॉइंट लिखो बेटा, TFC curve is parallel to x-axis due to constant value. TFC curve is parallel to x-axis due to constant value. Next लिखो point, its curve starts from y-axis, represents, comma, TFC is paid even when production is zero. Its curve starts from y-axis, represents, TFC is paid even when production is zero. और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 6, it is also known as sunk cost, unattractive cost, और एग्जांपल लिख लेना बेटा, रेंट या फिर सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय। पहले बताइए क्या किसी बच्चे को कोई भी डाउट? शोभित बेटा क्लियर है? अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव नहीं बेटा, फिर टोटल फिक्स कॉस्ट। आलोक भाई ये अनअट्रैक्टिव नहीं है, जो उसने तुझे बोला था वो नहीं है। अरे संक कॉस्ट दूसरा नाम है उसका, टोटल फिक्स कॉस्ट को ही संक कॉस्ट बोलते हैं। अबे भाई नहीं, डूब डूब मत कर तू, वैसे इंग्लिश में डूबना होता है बट यहां नहीं। क्या ब्रो? हाँ यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का मतलब है, फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, संक कॉस्ट, अट्रैक्टिव कॉस्ट। पहले बताओ सारे पॉइंट लिख लिए? जोएब भाई बस हमें सारे पॉइंट ऐसे ही पढ़ने हैं, और ये थोड़ा बड़ा ही है, एवरेज वाले बहुत छोटे छोटे 3 3 पॉइंट है सब में। की पॉइंट्स को हाईलाइट करो जल्दी से। पहला, कॉस्ट पेड होती है फिक्स फैक्टर पे,
दूसरा, पेड होती है जब प्रोडक्शन जीरो होता है। डज नॉट वेरीज विद आउटपुट, आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता, ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है। कर्व बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कांस्टेंट वैल्यू की वजह से। स्टार्ट होता है हमेशा वाई एक्सिस से, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता ना, टीएफसी स्पेड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, और इसे संक कॉस्ट या अट्रैक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत तो बताओ, आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा है, टोटल वेरिएबल। तो सेकंड पॉइंट डालो बेटा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जल्दी से डालना फटाफट से। परमानेंट एम्प्लॉय, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। आ जाओ जी फटाफट से, पॉइंट नंबर 1, इट इज दी कॉस्ट पेड टू, बेटा कौन से फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, इट इज द कॉस्ट पेड टू वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2, गौरिका जी व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, क्या टीवीसी पेड होता है, नॉट पेड। तो लिखो टीवीसी इज नॉट पेड व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो। मतलब जब प्रोडक्शन जीरो होगा तो बेटा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, जीरो। तो शायद क्लियर है बेटा। पॉइंट नंबर 3, इट डायरेक्टली वेरीज अलोंग विद द आउटपुट। बेटा आउटपुट के साथ ये क्या करता है, डायरेक्टली वेरी करता है। मतलब अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम लगेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अब रही बात कर्व की, बस इसका कर्व देखना। तू बता, यूनिट्स बढ़ रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा। लेकिन इस जो ये अब कर्व बनेंगे ना सारे, इनका लॉजिक मैं आपको चैप्टर के एंड में दूंगा सारा। अभी बस में कर्व का शेप और उसका रीजन लिखवाऊंगा जो आपको याद रखना है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं सारे कर्व्स का लॉजिक एक साथ इकट्ठा दे दूंगा। ठीक है, बस याद रखना बेटा, पेपर में 1 मार्क में आएगा सीधा। कर्व पूछेगा, पता है कैसे बोलता है, कहता है इनमें से कौन सा कर्व ऐसा नहीं होता, शेप दे देगा। तो आपको याद रखना कौन सा शेप कैसा है, फिर टिक लगाना है उसके अकॉर्डिंग। एक्स 0 वाई, यहां पे हमने ले ली यूनिट्स और यहां पे हमने लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, पहले एक बात बताओ शिवानी जी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा या ऊपर से, ओरिजिन से मैम। जब यूनिट जीरो है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा ना, तो ये तो ओरिजिन से स्टार्ट होना है। और क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है यूनिट के साथ, तो कर्व कैसा जाएगा, अपवर्ड। लेकिन नॉर्मल अपवर्ड नहीं, देखो बेटा कैसा कर्व बनता है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, इनवर्स एस शेप्ड। क्या बोलते हैं इसे, इनवर्स एस शेप्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। संस्कृति ओरिजिन से स्टार्ट होता है क्योंकि व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीवीसी जीरो। इनवर्स एस शेप बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ड्यू टू लॉ ऑफ। अब सुहानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तो हमने प्रोडक्शन में पढ़ी थी, अब आपको सर ये यहां कैसे आ गई। बेटा सारे कर्व का इकट्ठा एक ही बारी लॉजिक दूंगा, अभी बस आप याद रखना। पहला टीएफसी कैसा बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्यू टू कांस्टेंट वैल्यू। टीवीसी कैसा बनता है, इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन ड्यू टू लॉ ऑफ। क्यों बनता है बाद में बताऊंगा। अच्छा इसका पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 4,
TVC curve is inverse S-shaped curve due to law of variable proportion. TVC curve inverse S-shaped ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल पर्सन। तुषार भाई रीजन बाद में देंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इट्स कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन represents that TVC is zero when production is zero। और नीचे एग्जांपल ले लेना बेटा, वेजेस, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हरीश भाई कोई दिक्कत? अंजलि, पायल क्लियर है बेटा? संस्कृति, तुषार मेरे भाई डन पक्का? बहुत बढ़िया। अब कौन बच गया लास्ट? टोटल कॉस्ट। और सीधी सी बात है, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट, चाहे वो फिक्स पे लगे या फिर वो वेरिएबल पे लगे। समझ आ रही बात? मतलब फिक्स वेरिएबल सब मिला देना बेटा। अब यहां पे थोड़ा आपको ध्यान से रखना है, हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट टोटल कॉस्ट। बस यही एक होता है थोड़ा बड़ा, उसके बाद सारे छोटे छोटे एवरेज फिक्स, एवरेज वेरिएबल, मार्जिन, 10-15 मिनट में सारे निपट जाएंगे। हेडिंग डालो थर्ड पॉइंट टोटल कॉस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, it is the cost of all factors of production। बेटा all factors of production ब्रैकेट में कर लेना, चाहे वो फिक्स हो या फिर वो वेरिएबल हो। इट इज द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों मिला के। पॉइंट नंबर 2, it is the summation of both TFC and TVC। It is the summation of both TFC and TVC। सुहानी जी मतलब TC का एक फॉर्मूला बन गया, TFC प्लस TVC। अब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन सुनो जो पेपर में आएगा। तो शायद TC का फॉर्मूला TFC प्लस TVC। अच्छा एक बात बताओ, व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, ध्यान से सोच के बताना। आकाश बेटा प्रोडक्शन क्या है? जीरो। अच्छा एक बात बताओ, क्या TFC जीरो होगा? नहीं, TFC तो कुछ होगा, जो भी होगा लिख दो, ये तो कांस्टेंट होता है। TVC जीरो होगा। तो क्या मैं बोलूं कि जीरो लेवल पे टोटल कॉस्ट हमेशा किसके इक्वल होगा? तो यानी कि जो कर्व आप बनाओगे, तो कर्व में टोटल कॉस्ट उस लेवल से स्टार्ट होगा जिस लेवल से कौन स्टार्ट हुआ? TFC। और वो ओरिजिन से हुआ था ऊपर से? ऊपर से, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सुहानी समझ आया बेटा? ये याद रखना, लेकिन ये सिर्फ जीरो लेवल पे होता है। फर्स्ट लेवल पे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी, तो फिर वो कुछ और होने लग जाएगा।
जीरो लेवल पे टीसी टीएफसी सेम होते हैं। अब एक मिनट पेन रखो, पहले सुन लो, पहले कर्व देख लो कैसा बनेगा, बहुत ध्यान से बेटा। x 0 y, यहां पे बना रहा हूं टोटल कॉस्ट, यहां पे बना रहा हूं यूनिट्स। आलोक भाई टोटल कॉस्ट बना रहा हूं, लेकिन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं तीनों बना देता हूं। पहले बेटा ये कौन है जल्दी बताओ, टोटल फिक्स कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। फिर ओरिजिन से ये कौन है बेटा, इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। अब टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का सम होता है, तो ईशान बेटा मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके स्टार्टिंग पॉइंट यहां से लूंगा बेटा, क्योंकि टीसी और टीएफसी दोनों क्या होते हैं एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, और इसके पैरेलल एक लाइन बना दूंगा टीसी, जो क्या है टीएफसी प्लस। अब कंक्लूजन सुनो, एक मिनट सुनो। टीसी शेप होता है इनवर्स एस शेप। कैसा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम दी। बेटा दोनों में डिफरेंस सुन लेना, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना स्वानी जी टीवीसी, वो इनवर्स एस शेप्ड होता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, और टोटल कॉस्ट होता है इनवर्स एस शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस। तो आपको अगर अगर रैंडमली ऐसे दे दिया मैंने, अब मैंने बताया ये क्या है, क्या है ये जल्दी बताओ, ये टोटल कॉस्ट है क्योंकि ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर यही कब यहां से स्टार्ट होता तो ये क्या होता, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है। समझ आई बात, पक्का। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप देखो तो बेटा टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। बेटा टीसी एंड टीवीसी हमेशा पैरेलल होते हैं, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है। तो बेटा ना ही ये कभी दूर जाएंगे ना ही कभी ये पास आएंगे, लाइक आलोक एंड आलोक की क्रश, नहीं पैरेलल ही चलते रहेंगे बेटा। अभी पूरे 6 महीने चले गए, ये समझ आया आपको, कोई दिक्कत। जल्दी डायग्राम बनाओ भाई। बेटा चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, मजा आएगा आपको। हाँ 11 अगली क्लास तक भी 11th का चलेगा, फिर बस एक लॉन्ग रन वाले कर्व्स है, वो तुम्हारे नहीं थे, वो इसमें एक्स्ट्रा है। रेवेन्यू तो सेम है 11th, कुछ नहीं है उसमें भी। नहीं अबे ये सब 11th का है, मारूंगा बहुत। 11th में पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, ये 11th में है। प्रोडक्शन में ना 2 क्लास तक 11th का था, फिर जो कॉब डॉगलर्स लॉन्ग रन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वो नहीं है, वो ग्रेजुएशन में आता है। शॉर्ट रन में भी आज की क्लास कल की क्लास जो होगी वो 11th की होगी, जो लॉन्ग रन कॉस्ट होंगे वो आपने नहीं पढ़ेंगे, वो ग्रेजुएशन में आता है। शोभित नोट कर ले बेटा। हो गया, चलो फिर थर्ड पॉइंट लिखते हैं। 2 पॉइंट लिखवा दिए मैंने, डायग्राम के नीचे थर्ड पॉइंट लिखना। टीसी कर्व is inverse S shaped due to law of variable proportion। बेटा ये मैं लास्ट में बता दूंगा क्यों बनता है, बस आप याद रखना, दोनों के दोनों इनवर्स एस शेप बनते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, at level 0 comma TC is equals to TFC because TVC is 0। Hence TC always starts from y axis। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, TC is
parallel to TVC because the gap between TC and TVC is TFC and TFC always remain constant. TC और TVC पैरेलल होते हैं, उनके बीच का गैप क्योंकि TFC होता है और TFC हमेशा कांस्टेंट होता है, तभी वो पैरेलल है। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी से बताओ यार, बस थोड़े से बचे। एवरेज वाले भी आज खत्म करेंगे, मार्जिनल वाले में नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। एवरेज के 3 बचे आज करने, छोटे छोटे जल्दी होंगे, वो इतने बड़े नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जय भाई क्लियर है? तुषार भाई सर क्लियर है? ओके, शोभित क्लियर है ना? द्वारिका जी क्लियर है? बढ़िया। नहीं नहीं, थैंक यू वैसे बोलने के लिए। 3 पॉइंट बढ़ा दिए, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, जल्दी तो नहीं लग रहा, सही चल रहा है एकदम, रोक देना जहां पे लगे। 4th पॉइंट डालो बेटा, अब आते हैं एवरेज पे। 4th डालो, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, पहले फिक्स्ड, सेम पहले फिक्स फिर वेरिएबल फिर एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC। अब वापस से उस एग्जांपल में आओ बेटा जहां मैंने फर्स्ट पेज पे जो एग्जांपल दिया था, ये वाला एग्जांपल में आना जरा। अब पेन रखो, पहले सुनो, पेन और फोन दोनों रख दो। वो वाला एग्जांपल निकालो जो सबसे पहले लिखवाया था। निकाला एग्जांपल? बेटा उसमें हमने टोटल कॉस्ट कितनी लगाई थी? 55,000, जिसमें से फिक्स कितनी थी? 40 और वेरिएबल कितनी थी? 15। जब मैंने कॉस्ट लगाई तो ऑब्वियसली बेटा कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए होंगे, तो समझने की कोशिश करना जरा। इस एग्जांपल में संस्कृति मैंने 55,000 रुपए की कॉस्ट लगा दी और मान लो मैंने 10,000 यूनिट्स बना दी बेटा इस पेन की। 55,000 रुपए खर्च करे और ये पेन कितने बना दिए? 10,000। तो एक बात बताओ ना सीधी सी, पर यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा? 5.5 रुपीज। एक काम करो, 1000 कर लेते हैं, सिंपल रहेगा, तुम कैलकुलेट इजी कर पाओगे। बेटा 55,000 रुपए लगाए हैं 1,000 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट को बनाने के लिए 55 रुपए लगे हैं। कैसे निकाला आपने? आपने टोटल कॉस्ट लिया 55,000, उसे डिवाइड करा नंबर ऑफ यूनिट से। तो सुहानी जी, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई एवरेज कॉस्ट क्या होती है, बेटा एवरेज कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट। क्या बोलो सिंपल टर्म में? अरे यार कैसे निकलेगा भाई, 55,000 रुपए आपने लगाए हैं, और 1000 यूनिट प्रोड्यूस करिए तो 55 हो गया। इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूनिट, 1 यूनिट। अब इसमें भी 2 पार्ट है, एक होता है एवरेज फिक्स्ड और एक होता है एवरेज वेरिएबल। सेम इसी रूटीन पे आप चल के फॉर्मूला बनाओगे, देखो कैसे। एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 55,000 की कॉस्ट लगी है 1,000 की यूनिट पे, तो यानी कि मेरे को 55 रुपए लगे हैं पर यूनिट को प्रोड्यूस करने पे, एवरेज कॉस्ट। अबे यार इसके भी 2 पार्ट है ना। अब एक होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब ये होता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। क्या बोला मैंने? अब एक बात बताओ, आपको टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी लगी है? 40,000 रुपए। तो यार अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दोगे, यानी 40,000 रुपए लगे फिक्स कॉस्ट 1,000 पे,
तो एवरेज कितना लगाए, 40 रुपए पर यूनिट। सेम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होगा, टीवीसी अपॉन में क्यू। सर 15,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगी है 1,000 यूनिट को बनाने में, तो पर यूनिट कितना हो गया, 15 रुपए पर यूनिट। और आप देख रहे हो एएफसी 40 है, एवीसी 15 है, तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 55,000 ओ 55 रुपए। एक यूनिट को बनाने में कितना फिक्स कॉस्ट लगता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एक यूनिट को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, चाहे फिक्स चाहे वेरिएबल, एवरेज कॉस्ट। दैट्स इट। एसी का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, एएफसी टीएफसी अपॉन में क्यू, और एवीसी टीवीसी अपॉन में क्यू। ठीक है, फॉर्मूले की ना मैं एक लिस्ट दूंगा आपको भी अगली क्लास में, टेंशन ना लो। बस अब आओ जल्दी से आगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। सिर्फ 3 पॉइंट है, सिर्फ 3 पॉइंट, लंबे नहीं है। पॉइंट नंबर 1, पहला, इट इज दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, इट इज दी पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में कितना फिक्स कॉस्ट लग रहा है। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टीएफसी बाय क्वांटिटी। मतलब फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा बेटा, लिख लेना, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्यू। और लास्ट पॉइंट नंबर 3, बेटा इसे प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में इसकी शेप सबसे ज्यादा बार आती है। ठीक है, अभी तक मैंने 3 शेप बताई है, टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कांस्टेंट वैल्यू, टीवीसी इनवर्स एज शेप्ड ओरिजिन से ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, टीसी इनवर्स एज शेप्ड वाई एक्सिस से ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसकी शेप सुन लो बेटा, थोड़ा अजीब है ना, पर आपको ये शेप मैंने पहले बताई है, और जो अच्छा बच्चा होगा वो मुझे बताएगा ये शेप का नाम। यह शेप का नाम मैं बताता हूं, आप बताना कि कहां पे सुना है था आपने। क्या भाई, अबे बतान तो दे पहले। बेटा ये हमने यूनिट्स ले ली, एएफसी ले लिया, बेटा इसकी शेप, अरे हाँ, क्या शेप थी ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कहां बनती थी ये, कौन सी इलास्टिसिटी, यूनिट्री। कौन सी में, यूनिट्री। जहां पे 1 होता था ना, वहां पे मैं लिखवाया था डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री, या फिर एक और नाम लिखा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप चाहो तो नोट्स में आप पीछे जाके देखोगे मिलेगा। दो जगह बनते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक तो जब आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, और दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट। बेटा याद रखना, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डैश। कौन सा कर्व है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। कौन सा कर्व है। अब आपके दिमाग में अगर सर ये बनता क्यों है, अब मैं लॉजिक दे देता हूं आपको। पहले शेप का नाम सुन लो, तुषार भाई शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा कोई बच्चा इसे कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसे मत बोल देना प्लीज, ऑल्दो ये लग रहा है कॉन्वेक्स, हाँ बिल्कुल कॉन्वेक्स है, लेकिन शेप का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तुषार ये शेप क्या होती है, जब किसी की वैल्यू, बेटा जब किसी की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल करती है बट इट नेवर बिकम जीरो। जैसे यहां पे इसकी वैल्यू फॉल कर रही है और आपको लग रहा है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, लेकिन करेगा नहीं, इनका गैप कम होता रहेगा बस, उस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, अब देखो रफ में बता रहा हूं, नोट नहीं करना ये। बेटा अभी बताया एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। अब देखो एएफसी निकाल रहा हूं,
मान लो आपने टोटल फिक्स कॉस्ट लगाई 100 रुपए और एक यूनिट बनाई, तो एफसी कितना निकला? ठीक है, फिर अब आपने 2 यूनिट बनाई, टीएफसी कितना रहेगा? टीएफसी टीएफसी 100। अबे भाई टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना, टीएफसी तो कभी चेंज नहीं होता, संस्कृति बताया था ना कांस्टेंट होता है। एएफसी कितना निकलेगा? अब आपने 3 यूनिट बना दी, टीएफसी कितना रहेगा? वैल्यू कितनी आएगी? आपने 4 यूनिट बना दी, ये कितना रहेगा? कितना आ गया? अरे सुनो ना भाई, एएफसी की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी क्योंकि आप डिनोमिनेटर को बढ़ा रहे हो, लेकिन न्यूमरेटर हमेशा क्या रहेगा? अब आप नीचे ऊपर 100 रखो और नीचे आप 1,00,000 यूनिट भी बना दो, तब भी आंसर 0.000 आएगा ना, क्योंकि एएफसी होता है टीएफसी अपॉन क्यू, और टीएफसी कभी जीरो ही नहीं हो सकता, तो एएफसी कैसे जीरो हो जाएगा? तो जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाएंगे ना, एएफसी की वैल्यू फॉल करेगी, फॉल करेगी, करती रहेगी, बट उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो ड्राइव होता है टीएफसी से, और टीएफसी कभी जीरो नहीं होता। That's why it is called rectangular hyperbola. Value continuously falls, but तुषार भाई never becomes. शेप बना लीजिए बेटा और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, शेप बना के लास्ट पॉइंट लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 में, एएफसी में, its shape is rectangular hyperbola because value of AFC continuously falls but never becomes zero, comma, since AFC is derived from TFC and TFC never zero। ये होता है बेटा आपका 4th पॉइंट भी खत्म। इसी के साथ आज के लिए हम इसे इतना ही रोकते, चलो बस ज्यादा हो जाएगा वरना। मैंने आपको क्या क्या कराया एक बार फटाफट से रिकॉल देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा कोई डाउट हो तो प्लीज बता देना। हाँ, मैंने जो जो कराया बेटा फटाफट से रिकॉल दे रहा हूं एक बारी। सबसे पहले मैंने आपको आज कॉस्ट का मतलब बताया, ठीक है ना? जो नहीं बोला बेटा 14 फेब को अकेला मरेगा बेटा, पहले बता रहा हूं। जो नहीं बोला आलोक बोलेगा अब। बेटा सबसे पहले मैंने आपको क्या मतलब बताया? कॉस्ट। गौरे का बोल नहीं रहे बेटा। अरे मरना नहीं है वे, बाहर नहीं रहा, अकेले मरोगे मतलब कोई मिलेगा नहीं तुम्हें, मतलब जो तू है वो अकेला। हाँ, पहले कॉस्ट, इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड। कॉस्ट कितने टाइप की होती है? अकाउंटिंग और अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक में एक्सप्लिसिट प्लस। कौन सी कॉस्ट ज्यादा होती है? इकोनॉमिक। किसका प्रॉफिट ज्यादा होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जब आप बाहर से फैक्टर्स हायर या परचेज करते हो, डायरेक्टली पे करते हो और ये पेड होता है। इम्प्लिसिट होती है जो आपके फैक्टर्स खुद के ओन इटसेल्फ होते हैं, ओनर के, वो वाले, इसमें कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती, और ये होती है इनकम फॉरगॉन या इनकम दैट कुड हैव बीन अर्न। पेपर में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। सेकंड मैंने आपको बताया बेटा कॉस्ट के 3 टाइप, टीसी, एसी और एमसी। टीसी के 2 पार्ट, टीएफसी और एसी के भी 2 पार्ट, एफसी और एमसी क्या होता है? एमसी होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया टोटल फिक्स कॉस्ट, पहला ये वो टोटल कॉस्ट होती है जो कौन से फैक्टर्स पे लगती है? फिक्स फैक्टर पे। इट इज पेड इवन व्हेन प्रोडक्शन इज, मतलब जब प्रोडक्शन जीरो होगी तब ये समथिंग समथिंग होगा, और हर लेवल पे ये समथिंग 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 ही रहेगा, मतलब इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट इज कर्व बनता है पैरेलल टू स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, स्टार्टिंग फ्रॉम दी, हाँ चांटा पड़ता भी खींच के, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस, ओरिजिन से नहीं होता। सेकंड होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज दी टोटल कॉस्ट जो किस पे लगती है? वेरिएबल फैक्टर पे। इट इज नॉट पेड व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो, मतलब व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो टीवीसी जीरो, ओरिजिनल स्टार्ट होगा। एंड जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली वेरी करता है। क्या करता है?
कर्व बनता है इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। इनवर्स एस शेप बनता है ड्यू टू लॉ ऑफ, बहुत बढ़िया। थर्ड आया टोटल कॉस्ट। ये भैया टोटल कॉस्ट है, चाहे फिक्स पे लगे चाहे वेरिएबल पे। इट इज द समेशन ऑफ बोथ टीएफसी एंड टीवीसी। कर्व बनता है इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम दी वाई एक्सिस, क्योंकि जब ये प्रोडक्शन जीरो होती है तो टीसी किसके इक्वल होता है, टीएफसी के। कर्व इनवर्स एस शेप बनता है लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन की वजह से। टीसी और टीवीसी का जो गैप है वो कांस्टेंट होने की वजह से वो पैरेलल बनता है, क्योंकि गैप क्या है, टीएफसी। लास्ट एएफसी, इट इज द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एएफसी का फॉर्मूला टीएफसी अपॉन क्यू। कर्व बनता है कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली फॉल्स बट नेवर बिकम। क्यों जीरो नहीं बनती, क्योंकि एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू, और टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, दैट्स व्हाई एएफसी भी कभी जीरो। दैट्स इट फॉर टुडे, गेट लॉस्ट।